फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट पे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा बनी है। एक मिनट, पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं मौसमी बसु की। मौसमी बसु कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ की अध्यक्ष हैं। और सुमन कुमारी, सुमन कुमारी कौन है? बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर है। और गीता बत्रा है वर्ल्ड बैंक जीईएफ के इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन ऑफिस की पहली महिला डायरेक्टर। ठीक है, जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रीय कारोबारी संगठन है। बात कर रहे हैं हम फिक्की की। फिक्की की कुछ बेसिक जानकारी डिवाइस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसका गठन हुआ था 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस शाह। महासचिव हैं शैलेश के पाठक। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की महिला शाखा है एफएलओ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित RBI@90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 10 साल जो है महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को पारित किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया। उसके बाद 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और 1937 में ये जो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो पहले कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई के वर्तमान में 33 कार्यालय हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें, वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रावी शंकर और डॉक्टर MD पात्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक का बैंक भी कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक। ठीक है, मनमोहन सिंह एकमात्र, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभाला है। और आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो है उन्होंने 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ कौन सा देश सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के साथ हुआ है नेपाल देश शामिल। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में जो है यह निर्णय लिया गया है। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है नेपाल और भारत का जो है यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो मजबूत करना है। ठीक है, संस्कृत भाषा की हम बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषा जो है भारत की एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। और विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा पर। अष्टाध्यायी यानी कि व्याकरण पुस्तक की अगर हम बात करें तो व्याकरण पुस्तक संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो है पाणिनि है। और संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
तो शास्त्रीय भाषा की हम बात कर रहे हैं तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और अभी जो है पाली, फारसी और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे जो है बोलचाल की भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मद्दूर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है यह गांव मद्दूर, जिसमें जो है बोलचाल में संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है। बात कर रहे हैं हम नेपाल की। नेपाल की कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी काठमांडू है और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जी हैं। मुद्रा है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे जो है भारत के कौन कौन से राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यह राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और अभी हाल ही में जो है बहुत चर्चे में था, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल देश बना है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट जोन की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट जोन में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 7 स्टेट हैं जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो राज्य हैं 7 राज्य जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, 7 बहन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो है 7 बहन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हार्दिक सिंह बने हैं। हाँ, हॉकी इंडिया के छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा जो है अभी हाल ही में कर दिया गया है, जिसमें हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है और सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान हैं और सलीमा टेटे 2023 में हांगझो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला हॉकी टीम की हिस्सा थी। और सलीमा को 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोनों खिलाड़ियों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई है। तो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं की अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अशोक कुमार जी को दिया गया है, जिनको जो है 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है PR श्रीजेश को। और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का जो अवार्ड है हार्दिक सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए पुरस्कार दिया गया है अभिषेक को। और वर्ष की अपकमिंग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है दीपिका सोरेन को। वर्ष के अपकमिंग खिलाड़ी यानी कि पुरुष में मिला है अरिजीत सिंह हुंदल को। और बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है हॉकी हरियाणा टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है? तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है इराह। ठीक है, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला फिल्म है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया है मुंबई में। और यह फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित और सैम भट्टाचार्य द्वारा जो है निर्देशित है। और यहाँ पे जो है कौन कौन मेन रोल में है? रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी, इन लोग जो है प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अभी जो है बहुत सारे करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट जिसको नाम दिया गया है, यह जो है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा विकसित किया जाएगा। अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन जिसका नाम रखा गया है, यह जो है कग्निशन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए भारत 10,000 GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। और IIT और रिलायंस इंफोकॉम ने जो है मिलकर हनुमान नाम का आर्टिफिशियल मॉडल जो है बनाया है।
और दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ कौन है? मिका है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर कौन है? लीसा, जिसको ओडिया यानी कि ओडिशा टीवी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शांतिगिरी विद्या भवन। और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर अराइज है, और यह टीचर जो है आर्टिफिशियल टीचर केरल के कैटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें जो है शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 साइट शामिल की गई है। नए जियो पार्क कौन कौन से हैं? ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित है। तो और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है, और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क पदनाम 2015 में बनाया गया था। यूनेस्को के 2 सदस्य देश जो है पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? न्यूजीलैंड और फिलीपींस। और अभी तक जो है भारत में जियो पार्क नहीं बनाया गया है, लेकिन अभी 2022 में जो है इसका ऐलान किया गया था, जिसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। 29 जनवरी 2022 को जबलपुर से लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लमेटा गांव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, लेकिन पता नहीं अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात कर रहे हैं हम यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको स्थापित की गई थी, स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक है ऑड्रे ओजेले। और सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को, और इस कार्य की शिक्षा, इसका जो है कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर आप पढ़ें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और होयसल मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है, इनको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल माह में मनाया जाता है। क्या होता है मल्टीपल माइलोमा? ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल माइलोमा में जो है प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मेरो में और कभी कभी शरीर के अन्य भागों में अनियंत्रित रूप से कई गुना हो जाती है। यानी कि आप मल्टीपल माइलोमा से ही समझ रहे हैं कि जैसे कि बोन मेरो में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन मेरो में जो है, आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बोन मेरो में जो है ऐसे पोर्स वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है, स्पंजी वाले। ठीक है, तो उसमें जो है बोन मेरो में सेल्स पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, बहुत ही वो क्या करते हैं, मल्टीपल जो है वो डिवीजन करते रहते हैं। यानी कि कैंसरस का जो है, जिनको भी जो है मल्टीपल माइलोमा हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, कैंसरस का रूप धारण करता है, और जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम वो डिवाइड करते हैं। देखिएगा एक सेल है, इसमें से जो है मल्टीपल टाइम जो है डिवाइड हुआ है, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, आपका जो रेड ब्लड सेल की संख्या जो है उसको क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज कर रहा है, जिससे जो है आपको रोगों को लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये काम जो है ये करता है मल्टीपल माइलोमा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। अदानी टोटल गैस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी
माताजी गौशाला मथुरा। उत्तर प्रदेश में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू कर दिया गया है। बरसाना बायोगैस परियोजना जो है कुल क्षमता प्रतिदिन 600 टन फीड स्टॉक, यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी प्लांट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में किस देश के संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया में किया गया है। सोमालिया की संसद ने कई हफ्तों की बहस और चर्चा के बाद संविधान में ऐतिहासिक संशोधन के लिए मतदान किया और जिससे जो है बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा और इस संशोधन से सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। बात कर रहे हैं हम सोमालिया की। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद, प्रधानमंत्री है हमजा आब्दी बर्रे और मुद्रा है सोमाली शिलिंग। तो यहाँ पे स्थित है सोमालिया और यहाँ पे स्थित है अपना भारत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आज के करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन को। मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महिला एकल का खिताब जो है डैनियल कॉलिंस गिविसे ने जीता है और पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एम्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और रोहन बोपन्ना जो है भारत के हैं, इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। महिला युगल का खिताब जीता है सोफिया के कैनिन जो कि यूएसए से संबंधित है और बेथानी मार्टेक यूएसए से संबंधित है। इन दोनों की जोड़ी ने जो है महिला युगल खिताब का जीता है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है बसीरो डियोमाफे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। मियामी ओपन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एम्डन के साथ मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीना चरंदा को किया गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नब बनर्जी बने हैं। और सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट बना है। और 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में रोके गए हैं। अडानी समूह के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा गुजरात में की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्कल दिवस का या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प द्वारा बचाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, कि फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।